हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल इस चैप्टर का सारा कंसेप्ट वन शॉट क्लियर करने वाले। देखिए, एक चीज बताना चाहूंगा बच्चों आपको कि देखिए, अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है तो समझ लीजिए बहुत सारे जो भी प्रॉब्लम रहेगी रिलेटेड टू दिस चैप्टर ये वैसे ही क्लियर होने वाले हैं। और जब आप थॉरली इस चैप्टर को पढ़ोगे तो बहुत आसान लगने वाला ये चैप्टर आपको। इसी तरीके से जैसे मैंने रियल नंबर का भी कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, पॉलिनोमियल का भी कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो आप जब भी इस चैप्टर की शुरुआत करोगे डिटेल में पढ़ने के लिए, आप बच्चों को कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। ओके, तो बहुत सारी बातें वैसे ही क्लियर हो जाएगी रिलेटेड टू ऑल चैप्टर। तो आज हम थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट देखिए क्या दिया है इसमें। तो जैसे कि आपको पता है, आपने नाइन्थ स्टैंडर्ड में ऑलरेडी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ चुका है। तो शॉर्टकट में थोड़ा इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा मैं कि क्या होता है लीनियर इक्वेशन। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से पहले मैं बताना चाहूंगा, जैसे x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो अगर कुछ दिया तो इसे कहा जाता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, ठीक है, तो एक ही वेरिएबल यहाँ है। अगर यहाँ दो अलग अलग वेरिएबल यूज होता है जिससे x प्लस वाई इज इक्वल टू टू, इसे कहा जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो ये चीज आपने पढ़ चुकी है नाइन्थ स्टैंडर्ड में। अब देखिए इसमें और भी क्या चीजें आपने पढ़ा है इसमें कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर अ गिवन फॉर अ मतलब एक इक्वेशन के लिए कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हो सकते हैं। ओके, ये चीज आपने नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। तो उसका आंसर था इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रहते हैं। सिंगल इक्वेशन की बात कर रहा हूं। अगर कोई भी एक इक्वेशन दिया मींस इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने रहेगी उसमें इनफाइनाइट। तो सिंपल सा उसका एक एग्जांपल बता देता हूं, उसके सॉल्यूशंस कैसे लिखिए। देखिए, ओरली सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसी होगा। अब x की वैल्यू यहां लिखेंगे, y की वैल्यू यहां नीचे लिखते जाते हैं। देखिए, दोनों का सम x प्लस वाई टू आना चाहिए, तो x की वैल्यू वन और y की भी वन दी तो वन प्लस वन टू आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ x की वैल्यू अगर टू लेते हैं हम, तो y की वैल्यू क्या होगी जीरो। टू प्लस जीरो कितना हो जाएगा, टू ही होगा। x की वैल्यू थ्री ली हमने, y की वैल्यू माइनस वन लेंगे। x की वैल्यू फोर लेंगे, y की वैल्यू माइनस टू लेंगे। फाइव माइनस थ्री, इस तरीके से ये दो दो जो टर्म्स आ रहे हैं वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ये सॉल्यूशंस कहलाते हैं। तो आप इससे समझ सकते हो कि क्यों इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस फॉर अ गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ लाइन के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्यों रहते हैं। अगर आप ये सीक्वेंस ऐसे ही चलाओगे 1 2 3 4 5 6 7 टिल इंफिनिटी ये नंबर जाएगा। यहाँ भी देखिए वन यहाँ डिक्रीज हो रहा है, वन जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, इस तरीके से ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। तो यहाँ नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई हमें अलग अलग मिल रही है। तो कोई भी इक्वेशन के लिए जो सॉल्यूशन रहता है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस रहते हैं। मतलब एक सिंगल सॉल्यूशन या दो सॉल्यूशन नहीं रहेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहते हैं फॉर अ गिवन इक्वेशन। ओके, किसके लिए, पेयर ऑफ इक्वेशन, सॉरी गिवन इक्वेशन के लिए जो कि टू वेरिएबल फॉर्म में रहेगा। तो ये था इसका बेसिक कंसेप्ट जो नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ चुके हैं। कुछ और एग्जांपल्स में बता देता हूँ कैसे लिख सकते हैं। 2x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स, ये भी पेयर ऑफ सॉरी नॉट पेयर ऑफ, इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये एग्जांपल है। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस आप बना सकते हैं, खुद भी बना सकते हो। ओके, और हर एक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन नंबर ऑफ सॉल्यूशन रहेगा वो इनफाइनाइट रहेगा। लेकिन अभी 10th स्टैंडर्ड में आप बच्चे लोग क्या पढ़ने वाले हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये इसका मीनिंग बता देता हूं। पेयर का मतलब होता है टू इक्वेशन के पेयर, दो इक्वेशन साथ में दिए रहेंगे क्वेश्चन में। ओके, और उसके लिए आपको कुछ फाइंड आउट करने के लिए बोल सकते हैं, तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं। वो आगे मैं डिस्कस करूंगा बच्चों के साथ में। तो देखिए ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन और उसके एग्जांपल मैं बता चुका हूं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे रहते हैं अभी हमने देख चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ की एग्जांपल्स होके फाइंड द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन कैसे निकाले इसका वो भी बता चुका हूं मैं आपको। अब देखिए पेयर, ये पेयर ऑफ इक्वेशंस, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल, ठीक है, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री और x माइनस वाई इज इक्वल टू
7। देखिए क्या दिया है इसमें, दो इक्वेशन दिए, ओके, टू लीनियर इक्वेशंस आर गिवन इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई। अब ये जो लीनियर इक्वेशन है जरूरी नहीं कि एक्स वाई के फॉर्म में ही रहेगा, ये एम एन के फॉर्म में भी रह सकता है, एम प्लस एन इज इक्वल टू 3, एम माइनस एन इज इक्वल टू 7। वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, कोई भी वेरिएबल ए बी के फॉर्म में दे सकते हैं, ओके। तो कोई भी दो अलग अलग वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली एक्स और वाई ही यूज होते हैं इक्वेशंस में, ओके। तो अब देखिए, कोई भी दो पेयर ऑफ इक्वेशन, ये पेयर मतलब दो इक्वेशन दिए हैं क्वेश्चन में, अब फाइंड आउट करने क्या बोल सकता है, फाइंड दिस सॉल्यूशन, ओके। सॉल्यूशन फाइंड कीजिए इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर का मतलब टू इक्वेशन दिया है, वन नहीं दिया है, एक साथ दो इक्वेशन दिया है, और इस दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देखिए, अच्छे से समझ लीजिए, ओके। जब हमारे पास एक सिंगल इक्वेशन था या रहेगा, उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन कितने रहेंगे सिंगल इक्वेशन के लिए, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहते हैं, ठीक है, सिंगल इक्वेशन के लिए। लेकिन अगर दो इक्वेशन दिए हैं अलग अलग, जैसे ये दो अलग अलग इक्वेशन दिए, तो ऐसे दो इक्वेशन के लिए क्या सॉल्यूशन रहेगा, ओके, क्या सॉल्यूशन रहेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो एक चीज क्लियर कर देता हूं मैं आपको, जैसे कि ये फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। अब इसके लिए जो क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो आएंगे एक्स वाई की वैल्यूज, देखिए 1 2 आ सकता है, क्योंकि 1 प्लस 2 3 होता है, उसके बाद 2 2 1 आएगा, उसके बाद 3 0 आएगा, 4 माइनस 1 आएगा। देखिए ये सारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे इसके भी अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर फाइंड करते हैं, तो देखिए क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 आना चाहिए। देखिए x की वैल्यू क्या लेंगे हम, जैसे x और y है, x की वैल्यू अगर 8 लेते हैं तो y कितना लेना चाहिए हमने 1, क्योंकि 8 माइनस 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 आना चाहिए, ध्यान में रखिएगा, x माइनस वाई 7 आना चाहिए। तो 8 माइनस 1, उसके बाद 9 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, 9 और 2 ले सकते हैं, 10 3 ले सकते हैं, 11 4 ले सकते हैं, क्योंकि दोनों का सब्सट्रैक्शन x माइनस वाई, तो ये सारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे इसके लिए। अगर दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशंस को अगर कंपेयर करेंगे, तो आपको क्या नजर आ रहा है इसमें, ऐसा कोई कॉमन सॉल्यूशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। इसके सॉल्यूशंस अलग है, इसके सॉल्यूशंस अलग है, लेकिन पेयर ऑफ इक्वेशन में एक ऐसा सॉल्यूशन रहता है जो दोनों इक्वेशन के लिए सेम रहता है, सेम वैल्यू ऑफ एक्स वाई, उस सेम वैल्यू दोनों के लिए। जैसे अब देखते हैं इसमें क्या आएगा, इसमें चलो इसे और आगे बढ़ाते हैं, 5 माइनस 2 6 माइनस 3, ओके। ये बढ़ते जा रहा है, ये आगे ये नेगेटिव आते जा रहा है और ये पॉजिटिव, तो रिवर्स जाना पड़ेगा यहाँ हमें। यहाँ अगर रिवर्स जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा, ओके 0, उसके बाद 6, ये कितना हो जाएगा 8 7 6, ओके। तो ये कितना हो जाएगा -1, ओके। क्यों, अब देखिए x इक्वल टू 6 लिया, y इज इक्वल टू -1 लिया, तो क्या होगा 6 माइनस ऑफ -1 यानी +1 हो जाएगा, 6 + 1 7 आ जाएगा। देखिए यहाँ और भी वैल्यूज इसकी आएगी, जैसे 5, यहाँ क्या लेंगे हम -2, ओके। तो देखिए यहाँ मुझे एक नंबर मिल गया है 5 - 2, और यहाँ भी 5 - 2 मिल रहा है। देखिए तो ये दोनों इस इक्वेशन के लिए भी एक सॉल्यूशन जो है 5 - 2 आ रहा है, और इसके लिए भी 5 - 2 आ रहा है। तो ये सॉल्यूशन कॉमन है, किसके लिए, इस दोनों लाइन के लिए सॉल्यूशन कॉमन है, ध्यान में रखिएगा। तो डिटेल में बता रहा हूं आपको कि मैं बताना क्या चाहता हूं कि अगर पेयर ऑफ इक्वेशन अगर दिए हैं, तो इस पेयर ऑफ इक्वेशन मतलब दोनों इक्वेशन के लिए एक कॉमन सॉल्यूशन रह सकता है, एक कॉमन, ध्यान में रखिएगा। अगर सिंगल इक्वेशन है तो उसके लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और पेयर के लिए क्या रहेगा, एक सॉल्यूशन रह सकता है, ओके। एक सॉल्यूशन ही रहेगा ऐसे नहीं, एक कॉमन सॉल्यूशन रह सकता है, और वो कॉमन सॉल्यूशन हमें क्या दिख रहा है 5 - 2 5 - 2। अब तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट नहीं करना है। सिर्फ मैं ये यहाँ बताना चाह रहा हूं कि जब भी दो इक्वेशन दिए रहेंगे तो ज्यादातर पॉसिबिलिटीज क्या रहती है कि दोनों इक्वेशन का एक कॉमन सॉल्यूशन रह सकता है, ओके। अब देखिए, अब ये कॉमन सॉल्यूशन फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें इस चैप्टर में क्लास 10th में कुछ मेथड्स दिए टू फाइंड द सॉल्यूशन मींस टू फाइंड द कॉमन सॉल्यूशन फॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो मेथड्स मैं बता देता हूं, उसमें हम फर्स्ट मेथड जो स्टडी करने वाले हैं
दैट इज एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ओके, उसके बाद सेकेंड मेथड जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और थर्ड जो मेथड है दैट इज ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। तो ऐसे तीन मेथड इस चैप्टर में आपको स्टडी करना है, और ये मेथड यूज किस लिए होगी, टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखिए सॉल्यूशन का तो ये नॉर्मल सा ट्रिक बताया मैंने आपको किस तरीके से निकालते हैं, लेकिन इस 10th स्टैंडर्ड में आपको तीनों में से कोई भी एक मेथड यूज करके ही सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ सकता है। तो मैं सिंपल सा सेम यही क्वेश्चन ले लेता हूं कि इलिमिनेशन मेथड क्या होता है। ठीक है, अब देखिए इलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, इस मेथड की बात कर रहे हैं हम। इलिमिनेशन मेथड क्या होता है, जैसे ये एग्जांपल हमारे पास है, इसी को ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये दो इक्वेशन हो गए। अब इलिमिनेशन का मीनिंग समझ लीजिए, जब दो इक्वेशन दिए उसको सॉल्व जब करेंगे हम, तो इस तरीके से सॉल्व करना है कि दोनों x और y वेरिएबल में से एक वेरिएबल को हमें हटा देना है, ताकि जो इक्वेशन आएगा उसमें एक ही वेरिएबल बाकी रहना चाहिए, तब जाके उस वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अब हटाएंगे कैसे, देखिए, अब देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। यहां अगर गौर से देखेंगे आप, तो y जो है ये प्लस के फॉर्म में पॉजिटिव है, या जो y है ये नेगेटिव है। ओके, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को ऐड कर देते हैं, ओके, ऐड कर देते तो क्या होगा, देखिए वर्टिकल मेथड में हम एडिशन करेंगे, पहले इक्वेशन 1 लिखा जाएगा प्लस इक्वेशन 2 उसके नीचे लिखा जाएगा, वेरिएबल जो है वेरिएबल के नीचे ही आएगा, x के नीचे x, y के नीचे y, और नंबर के नीचे नंबर आएगा। देखिए अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, y माइनस वाई कितना हो जाएगा 0, तो लिखते नहीं उसे। ठीक है, इज इक्वल टू 3 प्लस 7 कितना हो जाएगा 10। ओके, तो 2x इज इक्वल टू 10 आ गया, तो x इक्वल टू क्या आएगा 10/2 5 आएगा। ठीक है, तो देखिए एक आंसर आ गया, x की वैल्यू 5, यहाँ भी हमें दिख रही है x की वैल्यू 5 है, तो ये आंसर आ चुका है। उसके बाद क्या करेंगे, ये x की वैल्यू 5 जो है, चाहे आप इस इक्वेशन में रखिए या इस इक्वेशन में रखिए, तो y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। ओके, तो यहाँ इक्वेशन 1 में रखते हैं हम, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x क्या है हमारे पास 5। ठीक है, x इज 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 3, और ये 5 इधर जाएगा, -5 होगा, 3 माइनस 5 कितना होगा -2। देखिए हमारे पास y की भी वैल्यू आ गई -2। ओके, तो ये जो दो इक्वेशन थे उसको हमें सॉल्व कैसे किया, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, कोई भी दो वेरिएबल में से दोनों में से एक को एलिमिनेट करना। तो ये हमें दिखाई देगा एलिमिनेट कैसे होगा, जब ये लाइक टर्म रहेगी और साइन अपोजिट होगा तो दोनों कैंसल आउट हो जाएगी, 0 हो जाएगा। y जैसे यहाँ दिख रहा है प्लस वाई माइनस वाई, ऐड करेंगे तो y माइनस वाई 0 हो जाएगा, सिर्फ x रहेगा। ओके, तो इस इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, तो ध्यान में रखिएगा x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, y को भी कर सकते हैं। तो डिटेल में जो है, मैं जब आगे इसको चैप्टर को शुरुआत करूंगा तो बहुत सारे एग्जांपल्स लगे, इसको समझाऊंगा किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड की जाती है। ओके, सो एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। उसके बाद वैसे ही सब्स्टिट्यूशन मेथड और ग्राफिकल मेथड क्या होता वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये मेथड किस लिए यूज होती है, टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, ध्यान में रखिएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझना है। तो इस चैप्टर में करना क्या है, आप बच्चों को ध्यान में रखिए, इस चैप्टर में हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना है। ओके, सॉल्व करना है मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करना है यूजिंग एनी वन ऑफ दिस थ्री मेथड। इस तीनों में से कोई भी एक मेथड यूज करके जो पेयर ऑफ इक्वेशन दिए रहेगी उसको सॉल्व करना है। ओके, और मतलब x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से रिलेटेड इस चैप्टर में है। ओके, अब देखिए इसके बाद अब देखिए कोई भी इक्वेशन जो है, पेयर ऑफ इक्वेशन का जनरल फॉर्म भी होता है। जनरल फॉर्म मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म। मान लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म अगर किसी पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए अगर लिखते हम तो इस तरीके से लिखेंगे, a1x प्लस b1y प्लस
C1 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, इक्वेशन इन टू वेरिएबल x और y के फॉर्म में A1 B1 C1। ये जो रहेंगे कांस्टेंट टर्म्स रहेंगे, कांस्टेंट नंबर्स रहेंगे, जैसे कि हमने एग्जांपल दिया। देखो ये एग्जांपल 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है, तो ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, और ये जो 6 है ये c कहलाएगा। ठीक है, तो ये जस्ट समझने के लिए। वैसे ही देखिए, अब यहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो दो इक्वेशन तो जरूर रहेगी। ये फर्स्ट हो गया, तो सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं आप, a2x प्लस b2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके से टू पेयर्स दिए थे, दो इक्वेशन दिए, पेयर ऑफ इक्वेशन बोलेंगे इसे। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना है तो इस फॉर्म में लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ओके, तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आप बच्चों को समझना है। ओके, तो क्या समझना, देखिए ये इक्वेशन जो है, अब मैं एक चीज बताऊंगा आपको, एक ग्राफ बना के बताता हूं। जैसे 9th क्लास में भी आपने ग्राफ के ऊपर लाइन प्लॉट की होगी। ठीक है, सपोज दिस इज व्हाट एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज अ लाइन। ओके, दिस वन इज अ लाइन। ये लाइन कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकती है इस टाइप में। ओके, इस टाइप में, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान में रखिएगा। ओके, यहां देखिए ये लाइन जो है एक्स एक्सिस को कहां कट कर रही है, यहां कट कर रही है। ठीक है, वाई एक्सिस को कहां कट कर रही है, यहां कट कर रही है। तो इसे थोड़ा हम नंबरिंग कर देते हैं, 1, दिस इज 2, दिस वन इज 3, दिस वन इज 4। इसे भी नंबरिंग कर सकते हैं, 1, दिस वन इज 2, दिस वन इज 3। ओके, इस तरीके से नंबरिंग कर दिए। तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये जो गिवन लाइन मैंने प्लॉट किया ग्राफ के ऊपर, वो एक्स एक्सिस को कहां कट कर रही है, तो एक्स एक्सिस को कट कर रही है 2,0 में। ठीक है, 2,0 में। और वाई एक्सिस को कहां कट कर रही है, 0,2 में कट कर रही है। ओके, तो ये सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन की बात कर रहे हैं, तो ध्यान में रखिएगा सिंगल लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, या ध्यान में रखिएगा ये भी एक पॉइंट अगर ले लेते हैं, ये चीज मैं बता क्या रहा हूं, सिंगल लाइन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो अभी हमने देखे, तो ग्राफिकली भी थोड़ा समझ लेते हैं। एवरी पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स रहेंगे उसके कोऑर्डिनेट्स हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं। इसलिए एवरी पॉइंट लाइज ऑन द गिवन लाइन इज सेड टू बी इट्स सॉल्यूशन। तो हर एक पॉइंट मतलब एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स रहते हैं, इसलिए इसके सॉल्यूशन भी इनफाइनाइट रहते हैं। तो ये तो एक पहला पार्ट हो गया इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में। अब दो लाइन की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए दो लाइन की बात करते हैं। ठीक है, इसको ग्राफिकली समझा दिया और जनरल फॉर्म में समझाऊंगा मैं आपको। देखिए इस फॉर्म में पेयर ऑफ इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं हम ग्राफ के ऊपर। ठीक है, ग्राफ के ऊपर तो देखिए फर्स्ट जो है, फर्स्ट ध्यान में रखिए, दो लाइन किस फॉर्म में रह सकती है, अगर आपने ड्रॉ किया कॉपी के पेज के ऊपर या तो रजिस्टर के पेज के ऊपर, ये फर्स्ट लाइन हो गई, ये सेकेंड लाइन हो गई। तो ये दो लाइन इसे L1 ले लेते हैं, लाइन 1, एंड दिस वन इज लाइन 2। तो इस फिगर से आपको क्या पता चल रहा है कि ये दोनों लाइन जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। दिस इज पॉइंट P, और ये पॉइंट जो है, कोई भी पॉइंट रहेंगे तो उसके कोऑर्डिनेट्स रहते हैं। ओके, कोऑर्डिनेट्स मतलब x और y की वैल्यूज। तो ये जो पॉइंट रहेगा इसकी जो भी x y की वैल्यूज रहेगी, ओके, इन फॉर्म मान लेते हैं x इज इक्वल टू a है, y इज इक्वल टू b है। तो ये a b जो रहेगा दैट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन P के कोऑर्डिनेट a b, और ये कॉमन पॉइंट जो रहेगा which is a point of intersection of two lines, ये कॉमन पॉइंट ही दोनों लाइन का सॉल्यूशन रहेगा। क्यों सॉल्यूशन रहेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है इस लाइन 1 के ऊपर भी लाइज है, और ये जो पॉइंट P है इस लाइन 2 L2 के ऊपर भी लाइज है। ओके, बिकॉज P इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स L1 एंड L2। तो ध्यान में रखिएगा जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो जो उस दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा, और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के जो भी कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वैल्यू ऑफ एक्स वाई, वो कोऑर्डिनेट ही इस दोनों लाइन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर ये दिया है, इसका इक्वेशन दिया रहेगा, इसका भी इक्वेशन दिया रहेगा, तो इसका ये सॉल्यूशन रहेगा। ध्यान में रखिएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन इज द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ बोथ द लाइंस।
ओके, बोथ द लाइंस मींस बोथ द लाइंस इन टू वेरिएबल्स, जो भी दिया रहेगा इस फॉर्म में। ओके, तो ये चीज पहले ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नंबर 2 देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ये फर्स्ट लाइन है, ओके, और मैं चाहता हूं कि इस लाइन के ऊपर और एक लाइन ड्रॉ कर ले। चलिए एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लेते हैं इस लाइन को हमने रिप्रेजेंट किया एक इक्वेशन से, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन क्या है? ये लाइन ध्यान में रखिएगा, कोई भी इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो लाइन रहती है, इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। अगर नहीं पता होगा तो लिख के रखिए, वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन रहता है। कोई भी इक्वेशन रहेगा ये वो स्ट्रेट लाइन ही फॉर्म करेगी। ओके, तो यहां देखिए इस लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब मैं चाहता हूं कि इसी के ऊपर और एक लाइन ड्रॉ कर लूं। ओके, इसी के ऊपर ओवरलैपिंग लाइन। ठीक है, तो एक लाइन के ऊपर कितनी भी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। स्केल लीजिए, पहली लाइन ड्रॉ की, उसके ऊपर दूसरी लाइन ड्रॉ कीजिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो फर्स्ट लाइन है उसका इक्वेशन ये है, और सेकंड लाइन का इक्वेशन क्या लिख लेता हूं मैं, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। अगर थर्ड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं तो क्या लिख रहा हूं मैं, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू व्हाट, 3 लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि तीनों लाइन जो मैंने अलग अलग एक के ऊपर एक ड्रॉ की है, ये तीनों लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वन एंड द सेम लाइन। लेकिन आप बोलोगे कि इक्वेशन तो सर आपने अलग अलग लिखा है। तो देखिए यहाँ इक्वेशन, इस इक्वेशन की अगर बात करें हम, यहाँ देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है इसका 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या रहेगा, x प्लस वाई ब्रैकेट में रहेगा इज इक्वल टू 2, ये इसके 2 के नीचे जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2/1। तो इसको जब भी सॉल्व करोगे कॉमन लेके तो आपको यही इक्वेशन मिलेगा। देखिए अलग अलग फॉर्म में अगर इक्वेशन दिए है, उसको सॉल्व करने के बाद हमें एक ही इक्वेशन मिल रहा है, तो ऑल दीज लाइंस रिप्रेजेंट वन एंड ओनली वन लाइन। और इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, ऑल दीज लाइंस आर ओवरलैपिंग वन अनदर और लाइज ऑन वन अनदर। ओके, तो ये चीज आपको समझना है। इसके कुछ कॉन्सेप्ट ये बताने के बाद हमें कुछ आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा के देने वाला जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट एंड थर्ड इसमें पार्ट आएगा। देखिए जैसी अब मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, दिस इज फर्स्ट लाइन, और दूसरा और एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ये वाला। ठीक है, अब ये दोनों लाइन जो है आपस में इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है, ओके, और ओवरलैप भी नहीं हो रही। तो ऐसे दो लाइंस को हम क्या बोलेंगे, लाइंस आर पैरेलल। ओके, पैरेलल लाइंस। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो ये 3 केसेस मैंने आपको बताया कि फर्स्ट केस में लाइंस इंटरसेक्ट होती है, दूसरे केस में अगर लाइंस लाइज ऑन वन अनदर, और तीसरे केस में जो बोला गया है पैरेलल है। तो ये अब आपको एक चीज सीखना पड़ेगा। यह जो स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने लिखा है, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसके लिए कंडीशन में भी लिखा दूंगा, ध्यान में, ये कंडीशन याद में रखना है। इस कंडीशन के लिए सारा एक्सप्लेनेशन दिया है इसमें कि जब दो लाइन जो है आपस में इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे, तो क्या कंडीशन रहेगी। जैसे मान लेते हैं दोनों लाइन है, तो कंडीशन ये रहेगी कि ये जो A1 और A2 है, इसका रेशियो जो है A1/A2, ओके, A1/A2, और दूसरा क्या है, B1/B2, B1/B2 जो रेशियो है, ओके, ये इक्वल नहीं रहना चाहिए, तभी लाइंस को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोल सकते हैं। ओके, तो ये चीज सिंपल सा लिख के रख लीजिए, when two lines are intersected each other at one point, then these two ratios are never equal. ओके, कभी भी ये इक्वल नहीं रहेगा। ओके, उसके बाद देखिए ये सेकंड केस है। सेकंड केस में क्या रहेगा कि नंबर ऑफ लाइंस लाइज ऑन वन अनदर कब रहेगी, उसके लिए भी कंडीशन लिख लीजिएगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ओके, तीनों रेशियोज अगर इक्वल है, ओके, तीनों रेशियोज अगर इक्वल है, दिख रहा है ना हमें, 1/2 1/2 1/2, ओके, A1/A2 B1/B2 C1/C2, तीनों रेशियोज अगर इक्वल है, तब हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, lines are said to be overlapping one another, या lines are coincident। ओके, coincident line। तो देखिए, तो ऐसी जो इक्वेशंस आएंगे, ये जो लाइंस रहेगी, नंबर ऑफ लाइंस एक के ऊपर एक रहेगी, उसके लिए कंडीशन ये रहेगी, A1/2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशंस जो है तीनों लिखवा के दे रहा हूं, फर्स्ट इसके लिए, सेकंड इसके लिए,
ये कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको अभी से समझ लीजिए, लेकिन जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ये सब आसान लगने लगेगा। ओके, थर्ड आता है पेयर ऑफ, जैसे ये पैरेलल लाइन के लिए, देखिए पैरेलल लाइन के लिए क्या कंडीशन रहेगी, A1 by A2, ध्यान में रखिएगा, A1 by A2, A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2। ये जब सिचुएशन आपको मिलेगी, कोई भी दो किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जब भी दो इक्वेशन दिए रहेंगे, जब आप लिखोगे उसमें और रेशियो लेगे, आप A1 by A2 चेक करोगे लिखोगे, B1 by B2 चेक करोगे लिखोगे, ये दोनों सेम रहेगा, लेकिन C1 by C2 का जो आंसर आएगा अगर इक्वल नहीं है, A1 इस दोनों से इक्वल नहीं है, तो डायरेक्टली आप क्या बोल सकते हैं, दिस टू लाइंस आर पैरेलल। ओके, जब दो लाइन पैरेलल रहती है तो यह ध्यान में रखिएगा, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं रहेगा, नो सॉल्यूशन, मतलब इसका सॉल्यूशन हम निकाल नहीं सकते हैं। तो सॉल्यूशन आने के लिए क्या होना चाहिए, एक तो लाइन इंटरसेक्ट होना चाहिए या फिर ओवरलैप होना चाहिए। ध्यान में रखिएगा, जब लाइन इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ क्या रहेगा, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, दैट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहां लिख सकते हैं हम वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। ओके, ओनली वन सॉल्यूशन। और ओवरलैपिंग के लिए जो रहेगा, ओवरलैपिंग के लिए यहां कितना सॉल्यूशन रहेगा, यहां इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये कंडीशंस आपको लिख के रखनी है, ध्यान में रखिएगा। ओवरलैप कर रहे हैं मतलब एवरी पॉइंट इज सेड टू बी द सॉल्यूशन, ऑल जितने भी नंबर ऑफ लाइंस दिया, तो दो की बात करते हैं, दो लाइन अगर एक के ऊपर एक है तो एवरी पॉइंट इज सेड टू बी इट्स सॉल्यूशन, इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या रहेंगे, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस रहेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका तीनों लाइन। तो फर्स्ट जो दिया है इंटरसेक्टिंग, सेकंड ओवरलैपिंग, थर्ड वन इज पैरेलल। ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जब भी क्वेश्चन में दिया रहेगा तो एक और चीज बोल सकते हैं, check whether the given pair of linear equation in two equation, okay, linear equation in two variable consistent or not। ये वर्ड देखिए, ध्यान में रखिएगा, consistent। ओके, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, ये चेक करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी सारा कुछ बता चुका हूं। जिस पेयर ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन आएंगे, जैसे इसका सॉल्यूशन आएगा, इस कंडीशन के लिए सॉल्यूशन आएगा, इस कंडीशन के लिए सॉल्यूशन आएगा, लेकिन इस कंडीशन के लिए मतलब पैरेलल लाइन के लिए सॉल्यूशन नहीं आएगा। ओके, तो यही डिसाइड करता है कि जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो फर्स्ट केस जिसमें कि लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है, इसमें सॉल्यूशन आ रहा है, तो ये इस केस के लिए जो भी इक्वेशंस दिए रहेंगे वो कंसिस्टेंट रहेंगे। नंबर 2, इसमें ओवरलैप हो रही है, इससे टू इक्वेशन ले लेते हैं, एक के ऊपर एक लाइन ड्रॉ किए हैं, तो एवरी पॉइंट इज सेड टू बी इट्स सॉल्यूशन। तो इसमें भी सॉल्यूशन आ रहा है, तो इस ऐसी पेयर ऑफ इक्वेशन को भी हम कंसिस्टेंट बोलेंगे। लेकिन पैरेलल लाइन, इसमें तो कोई सॉल्यूशन आ ही नहीं रहा है, तो पैरेलल लाइन के लिए जो भी दो सॉल्यूशन रहेगी जिसमें कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ये डिसाइड करेगा कि गिवन पेयर ऑफ लाइंस जो है वो पैरेलल है, तो इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तो इस दो लाइन के जो इक्वेशन रहेंगे वो इनकंसिस्टेंट रहेंगे। इनकंसिस्टेंट, ध्यान में रखिएगा, इनकंसिस्टेंट कब रहेगा, जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा फॉर गिवन पेयर ऑफ लाइंस। ओके, तो इस तरीके से कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। मैंने सारा कंसेप्ट अब बच्चों को समझा दिए हैं। अब देखिए आगे, अब इस लीनियर इक्वेशन का जो है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिसे कि हम वर्ड प्रॉब्लम्स कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स। देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स जो है किस तरीके से पूछा जाएगा, वर्ड प्रॉब्लम्स, राइट। तो देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन बना के बता देता हूं मैं आपको बच्चों को। देखिए क्या रहेगा इसमें कि इफ सम ऑफ two numbers, okay, is 100 and their difference is 30, find number। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने बना लिया ओरली। कोई दो नंबर है, अब देखिए यह जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं, दो वेरिएबल की बात कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। तो यह जो क्वेश्चन है यहां भी दो चीजों की बात किया जाएगा, जैसे यह सम ऑफ टू नंबर इज
100 एंड देयर डिफरेंस, दोनों नंबर का डिफरेंस 30 है। ओके, तो फाइंड द नंबर्स बोला है, फाइंड द नंबर्स फाइंड आउट करो। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है जिससे कि हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से को में कन्वर्ट करके उसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे देख लीजिए। ऐसे जब भी दो क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करना है, लेट देखिए अब दो नंबर है, यहाँ डिफरेंस भी दिया है, तो एक बड़ा नंबर रहेगा, डिफरेंस 30 है, मतलब एक बड़ा नंबर रहेगा, एक छोटा नंबर रहेगा। ओके, ध्यान में रखिएगा, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर कितना है, 30 है। लेट लार्जर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y। ठीक है, हमने बड़े नंबर को x ले लिया और छोटे नंबर को y ले लिया। फर्स्ट कंडीशन क्या है, सम ऑफ टू नंबर इज 100। तो केस वन लिखेंगे इसे, केस वन मतलब पहली कंडीशन ये, सम ऑफ टू नंबर इज 100। तो पहला नंबर क्या लिया हमने x, दूसरा y लिए, तो क्या हो जाएगा केस वन कि सम ऑफ टू नंबर, हमें नंबर तो पता नहीं है, हमने वो दोनों नंबर को x और y ले लिया, तो सम ऑफ नंबर कितना है, 100 हो गया फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म। केस टू में क्या दिया है, केस टू मतलब सेकंड स्टेटमेंट क्या, देयर डिफरेंस इज 30। तो बड़ा नंबर हमने x लिया है तो x को पहले लिखेंगे, छोटा नंबर हमने मान लीजिए y लिया है, तो बड़े नंबर में से छोटा सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 30 आ जाएगा। इस तरीके से दो इक्वेशन बन गए। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए, x और y की वैल्यू आ जाएगी, तो वो जो दो नंबर है हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो इसे सॉल्व अगर करते हैं तो एलिमिनेशन मेथड है, देखिए y एलिमिनेट हो रहा है, दोनों को ऐड अगर कर देंगे हम तो x प्लस x 2x हो जाएगा, y माइनस y 0 हो जाएगा, 100 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 100 प्लस 30 इज 130, 130 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 65 आ जाएगा। ठीक है, x अगर 65 आएगा तो y, x की वैल्यू आप दोनों में से किसी में भी एक में रख लीजिए, x इज 65, 100 माइनस 65 हो जाएगा तो व्हाट 35 आ जाएगा। तो दो नंबर जो है, ओके, तो देखिए सम दोनों का कितना 100 ही आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है 30 आ रहा है। इस तरीके से ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, इसमें एज से रिलेटेड, स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन, फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, ओके, बहुत डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इसमें आते हैं जो कि हम आगे डिटेल में समझने वाले थे। होप से कि ये जो कॉन्सेप्ट बताया हमने आप बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए ये आज का कॉन्सेप्ट यही क्लियर कर क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ और भी इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट रहेगा रिलेटेड। ओके, चैप्टर नंबर 4। टिल देन गुड बाय।